बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरा ख्याल है ये हफ्ता जो अब आज से जिसका आगाज़ हो जाएगा, यानी कल से बाकायदा तौर पर वीकेंड है आज। इत्तलात ये आती हैं कि फ्राइडे तक ये होता है कि वाशिंगटन के अंदर बड़े बड़े फैसले हो रहे होते हैं। इमरजेंसी जो उनका कंट्रोल रूम है वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साहब को बिठाया जाता है और बताया जाता है कि आपने अब तक जो ईरान पर जंग खोल रखी है उसके क्या नताइज आपने अब तक अख्ज़ किए हैं। इनका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो इनको ब्रीफ करता है। इत्तलात के मुताबिक, अब ये मेरी ज़ाती इत्तलात तो नहीं है, ज़ाहिर है जो रिसोर्स हमारे पास सोर्सेज से इत्तलात हैं, जो मुख्तलिफ ज़ाहिर जराइद हैं, जो ख़ुद वाशिंगटन के अंदर मुख्तलिफ जराइद काम कर रहे हैं, जो रिसोर्स के हवाले से बताते हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है एक तो ज़हनी बहुत दबाव का शिकार होते जा रहे हैं। दूसरा अहम तरीन नुकता जो उठाया जा रहा है वो ये कि अभी तक की जो जंग है उसमें, आज आप लोग खबरों में भी मेरा ख्याल अगर आप फॉलो कर रहे हैं इंटरनेशनल खबरों को तो अंदाज़ा होगा कि खबरों में बार बार बताया जा रहा है कि मेरा ख्याल है इस हफ्ते में सीज़ फायर की बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब हमारी दानिश में तो ये बात आगाज़ में ही हो गई थी जबकि ज़ाहिर पूरा वो मुज़ाकराती अमल हुआ जिसमें एक मसवदा सामने आया, जिसमें ईरान और अमेरिका दोनों जो हैं उन्होंने साइन किए। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो फिर ज़ाहिर सारा मामला हमें पता है कि फिर बिगड़ा और फिर आपने हॉर्मज़ के ऊपर पाबंदी और फिर वो जहाज़ों की गुजरगाह जो है उसके ऊपर। आज हम ज़रा मुख्तलिफ सवाल कर रहे हैं। सवाल ये है कि इस वक्त तक की जो मामलात हैं यानी वाशिंगटन के, और बराह रास्त अगर मैं बात करूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के, उनको ये जब ब्रीफ किया जा रहा है कि भाई आपकी कैपेसिटी जो है वो ख़त्म होती जा रही है, आप एक बेवजह की जंग के अंदर तवातुर के साथ अमरीकी अवाम का पैसा झोंक रहे हैं। जनरल कैन जो है वो उनको ब्रीफ करते हैं जेडी वेंस को, और जेडी वेंस भी ज़ाहिर है इस बात पर किसी हद तक कन्वेंस दिखाई देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को बाकायदा तौर पर मजीद जंग की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। ज़ाहिर 200 जब कॉफिन बॉक्सेस पहुंच रहे हैं, जख्मी पहुंच रहे हैं, तो इस सब का जवाब बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप को देखना होगा। लेकिन दूसरी जानिब हम पासदाराने इनकलाब की भी बात करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए हम तो हर तरह से कोशिश ये कर रहे थे कि ये जंग मजीद ना बढ़े, और अब इन्होंने अगर हमले बंद कर दिए हैं तो हम भी बंद कर देते हैं, लेकिन अगर हमले हुए तो फिर इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस दिन में 3 अहम तरीन आबनाओं के हवाले से आज हम जरा बात करना चाहते हैं। एक तो जाहिर है आबना हरमज़ की बात है, फिर बाबुल मंदब के हवाले से जो हौसी है उनके ऊपर भी बात करेंगे, और साथ साथ फिर जाहिर है आबना मलाका, इसकी भी बड़ी अहमियत है। क्या स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से तिजारती सरगर्मियाँ जो हैं वो कहीं दोबारा ज़ाहिर शुरू तो हो जाएंगी लेकिन तातुल का शिकार नहीं होंगी? क्या गारंटी है इस बात की? क्योंकि होता हमेशा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक पॉज करते हैं और उसके बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनसे आज हमने वक्त लिया और ज़रा उनसे उनका तज्जिया जानने की कोशिश करेंगे। माहिर मशरिक़ वस्ता हैं, इंपॉर्टेंट आदमी है मंसूर जाफर साहब, बड़ा मुनफरिद तबसरा और तज्जिया करते हैं। मंसूर साहब, थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन कि आपने हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब हैं, आप दिफाई तज्जियाकार हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब कि आपने वक्त निकाला। ज़रा हम गुफ्तगू का आगाज़ ब्रिगेडियर साहब मैं कोशिश, अच्छा फैज़ रहमान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सहाफ़ी हैं वाशिंगटन से। सर थैंक यू वेरी मच, आपने भी वक्त निकाला। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगी मंसूर जाफर साहब आपसे। मंसूर साहब, सर दस्त तो ज़ाहिर यही सवाल है ना कि कितना तसल्ली और तशफ़ी बख्श है ये बात कि इस वक्त एक मरतबा फिर आप सीज़ फायर देख रहे हैं दोनों फरीकैन के माबैन। जी यकीनन बीइंग ऑप्टिमिस्टिक हमें लगता तो यही है कि ये एक उम्मीद अफ़ज़ा निशानी है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब और अमेरिका और उनके इत्तेहादी इस वक्त जो एक खामोश तमाशाई की सूरत में इसराइल का नाम मैं लेना चाह रहा हूँ जी सर, वो आपके सामने है। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बताता है कि ये एक लल पीरियड जो है इसको बुनियादी तौर पे अमेरिकी और उनके इत्तेहादी जो हैं वो एक खास किस्म की स्ट्रेटेजी जो यकीनन जंगी नौयत की स्ट्रेटेजी होती है उसकी तरवीज के लिए, उसकी अलाइनमेंट के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। इसको कभी भी किसी मीनिंगफुल डिस्कशन के लिए या एक ऐसी कॉमन ग्राउंड तलाश करने के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया गया। यही वजह है कि आपको नजर आ रहा है कि चाहे वो 40 रोजा जंग हो, फिर उसके बाद मफाहमती याददाश्त के बाद, दस्तखत के बाद तय पाने वाला मरहला, और उस दरमियान में भी जिस अंदाज से उनकी जो शिकों की जिस तरीके से अमेरिका धज्जियां बखेरता रहा है, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब के धमकी अमेज ऐलानात और ईरान को तबाह व बर्बाद उन्होंने पत्थर और पता नहीं किस किस दौर में ले जाने की धमकियां जो है वो बजाय खुद इस मफाहमती याददाश्त की जो असल रूह थी जिसके नतीजे में आगे टेक्निकल नौयत के मुज़ाकरात तक प्रोसीड करना था उसकी खिलाफ वर्जी थी। लेकिन फिर भी ईरान
किसी न किसी अंदाज में उस सारे मामलात को लेके चलता रहा है। अगरचे एक मरहला ईरान के भी उससे पूरे सब्र के पैमाने में ऐसा आया कि जब ओमान की तरफ से कुछ जहाज़ों को गुज़ारने की कोशिश की गई, तो उस पर ईरान ने अपना एक रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, जी। जो यकीनन इस वक़्त एक खुली जंग की सूरत में जवाबी रद्द-ए-अमल के तौर पे हमारे सामने है। मंजूर मैं साहब, समझता इसी हूँ को कि इस कंटिन्यूएशन वक़्त में मैं जरा इनसाइट भी ले लूँ ना, फिर हम तब ताकि पूरी डिबेट ओपन कर दें, क्योंकि आज हम जरा सा डिफरेंट इसको कोशिश करेंगे कि आप लोगों से एनालिसिस लें। मैं आती हूँ ब्रिगेडियर साहब की तरफ, लेकिन ज़ाहिर है हम वाशिंगटन की खबरें सुनने में भी इंटरेस्टेड हैं कि ये 13 रोज़ा जंग एक मरतबा फिर खुलने के बाद दोबारा खामोशी हो गई है। तो कंट्रोल जो रूम है इनका, कंट्रोल कमांड सिस्टम है, हम जरा पूछते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। फैज रहमान साहब, इधर इज दिस कहना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप स्टिल एग्जॉस्टेड आपको दिखाई देते हैं इन सारी एक्सरसाइजेस के बाद जो वो कर बैठे हैं, या एक जो बार बार बात आ रही है, ज़ाहिर अखबारात में छपा है और आज हमने पढ़ा भी देखा भी, कि कहा यह जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है कि इस वक्त तक की जो हिकमत अमली है उससे अमेरिका को मासिवा इसके कि उसने जितना भी अपना सामान हर्ब इस्तेमाल किया है उसमें उसको नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ रहा है, अब उनकी कैपेसिटी नहीं रहेगी। अच्छा, एज इन जैसे कहना चाहिए स्टूडेंट, मैं तो हमेशा से ये सुनती आई हूँ कि अमेरिका के मसल्स बहुत हैं, उसके पास तो चाहे मिसाइल्स हों या दीगर और जितने भी आप टैंक्स कह लें या दीगर चीज़ें, वो तो आपको 2 मिनट में ख़त्म कर देगा। सो फिर ये वाला जो अब हम सुन रहे हैं, मेरे लिए ये जिसे कहते हैं ना, मैं इसको हजम नहीं कर पा रही। ऐसा मुमकिन नहीं है ना, कि हो नहीं सकता कि उसकी सलाहियत खत्म हो गई हो, उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई हो। ब्रीफ कीजिएगा क्या हो रहा है इनसाइड। गुड टू बी बैक ऑन योर शो। मेरा ख्याल है आपका जो सवाल का दूसरा हिस्सा जो एक्चुअली एक कमेंट है और एक आपने फरमाया कि हजम नहीं हो रही, तो बिल्कुल सही बात है, आपको हजम होना भी नहीं चाहिए और ऐसी सूरत हाल है भी नहीं। जहां तक जो पहला हिस्सा है आपके सवाल का कि क्या एग्जॉस्ट हुए हैं और थक, इसका मतलब ये होगा कि थक के बैठ गए हैं, तो देखिए उसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगा। एग्जॉस्ट होने के बजाय जो इस वक्त यहाँ जो सिचुएशन है और जो बात सामने आई है, कल ही यहाँ पर जेडी वैंस और जनरल डैन केन जो कि इस पूरे ऑपरेशन को देख रहे हैं, और जेडी वैंस आपको मालूम है कि वो वाइस प्रेसिडेंट जो कि शुरू ही से इस जंग के मुखालिफ रहे हैं और उन्होंने हमेशा एक डी एस्केलेशन ही को प्रमोट किया है और प्रपोज भी किया। तो कल ये उनकी मीटिंग हुई व्हाइट हाउस में दोनों की, और उसके बाद फिर ये तय पाया कि इस वक्त जो 13 रोज की तकरीबन 2 हफ्ते मुसलसल बॉम्बिंग की गई और उसको दिन ब दिन बढ़ाते रहा गया मामले को, तो उसके जो है वो रिटर्न्स या वो जो नताइज हासिल करना चाहते थे वो हासिल नहीं हुए। तो लिहाजा पॉज किया जाए और 2 बातें होंगी उसमें, या तो ये कि निगोशिएशंस को दोबारा मौका दिया जाए, क्योंकि ईरान की तरफ से भी कुछ ऐसे इशारे आए, इराक़ची साहब ने बयान दिया और उसके बाद कुछ दूसरे भी ऐसे हवाले सामने आए कि लगता ये था कि ईरान भी इस बात पर रज़ामंद है कि इस एक निगोशिएशंस को, मुज़ाकरात को दोबारा मौका दिया जाए। तो यहाँ पर भी यही बात कही गई कि मुज़ाकरात को दोबारा मौका दिया जाए। दूसरी बात ये कि चूँकि अब अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, ठीक है, और मुज़ाकरात इनके अपने मकासद को पूरे करते नजर नहीं आते, तो जो अगला फेज होगा वो ऐसा होना चाहिए कि जिससे अब जो इस वक्त जो असर नहीं हुआ, जो एक चाहा जाता था, जो रिक्वायर्ड था, वो अगर नहीं हुआ, तो अब आइंदा वो कौन सा फेज होगा जिससे कि मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकते हैं। तो ये एक यहाँ पर एक फैसला है। और देखिए, जहां तक उसकी बात है कि जंग खत्म हो गई है, सीज फायर हो गया, ये एक एकतरफा सीज फायर है ट्रंप की तरफ से। ईरान ने, आपने देखा कि ना कोई ऐसा ऐलान किया, बल्कि वो जो एमओयू है तो उन्होंने भी उसको बाकायदा अपने तौर पर तो उसको मनसूख ही कर दिया है। लेकिन आप देखिए, जंग के जो दूसरे मामलात हैं सना, वो भी बड़े खतरनाक इशारे आपको दे रहे हैं। अब ये जंग सिर्फ एक पानी तक नहीं बल्कि 3 पानियों तक फैल गई है। ईरानी जहाज पर कैस्पियन सी पे हमला किया यूक्रेन ने, और यूक्रेन ने ये इल्जाम लगाया कि ईरानी जहाज
फौजी साजो सामान लेके रशिया जा रहा था। अच्छा, फिर ज़ेलेंस्की ने खुद एक वीडियो जारी की और ये कहा कि रूस इस वक्त ईरान को बराह रास्त इंटेलिजेंस फराहम कर रहा है अमेरिकी टारगेट्स पर। तो एक तरफ वो फिर बाबुल मंदब का दूसरा बहुत बड़ा महाज खुल जाना, फिर इसके बाद कुवैत का पाकिस्तान को रीच आउट करना और उनके साथ एक डिफेंस स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन करने की आमादगी जाहिर करना, अमेरिका का सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम सऊदी अरब को ऑफर करना। हालांकि अभी उसमें थोड़ा उन्होंने दोबारा एक नया रखना डाल दिया कि आप अब्राहम अकॉर्ड साइन करें फिर हम देंगे, लेकिन वो बात आगे बढ़ रही है और बढ़ेगी आगे। तो ये मामला जो है कई कसीरुल जहती हो गया है और इसको आप ये समझना कि ये क्या अभी खत्म हो गया, नहीं, मैं नहीं समझता। ये अभी मजीद एक बहुत बड़े एस्केलेशन की तरफ जा रहा है। ये जो आप पॉज देख रहे हैं, ये ट्रम्प साहब का एक अगर इसको हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक पॉज है जो मामला को यही हम चाहते हैं कि ये जो ज़ाहिर खबरों की हद तक जो बातें आती हैं वो बहुत मुख्तलिफ होती हैं और ज़ाहिर जब उनको डिबेट किया जाता है तो वो बिल्कुल खुल के आम आदमी को भी आज की दुनिया में शायद ब्रिगेडियर साहब लोगों को बहुत ज्यादा ज़ाहिर कंसर्न जो डे टू डे अफेयर्स हैं उसमें तो है ही, लेकिन इंटरनेशनल सिनारियो लोगों के लिए ज्यादा कंसर्न बन गया। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार जहमत भी देती हूं और समझाना चाहते हैं कि हकीकत में क्या हो रहा है। अब जहां तक फैसला बात ले आए हैं, मैंने आगाज में कहा था कि हमने जरा 3 अहम तरीन जो आबनाएं हैं उन पर बात करनी है। यानी आबना हुर्मस तो है ही, सारी दुनिया ने इसका नाम सीख लिया, बाबुल मंदब भी है और फिर मलाका भी है। अब जब 3 पानियों की बात आ रही है, फिर अपने ज़ेलेंस्की का बयान जो फैसला फरमा रहे हैं वो भी आपकी नज़र से गुजरा होगा। लेकिन इस सबसे पहले कि दुनिया के लिए खतरात पर हम बात करें, क्या आप ये समझते हैं कि ये वाली जो दोनों शुरका ने मेरी बात कही कि ये पॉज जो है ये एक स्ट्रेटेजिक पॉज है, और ऑब्वियसली हमने माजी में भी देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह के पॉज खुद इनिशिएट भी किए हैं और उसको फिर ज़ाहिर डिस्ट्रॉय भी किया है, और वो बहुत ज़्यादा ताकत के साथ दोबारा उन्होंने उन चीज़ों को शुरू किया है। क्या इस बीच में आपको वो जो मुज़ाकरात की चिड़िया है वो कुछ चहचहाती हुई दिखाई दे रही है या उसको चुप ही रहने देना चाहिए? सना बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम पैनल। एक चीज मैं अर्ज करना चाहूंगा, मैं ये नहीं समझता कि ये स्ट्रेटेजिक पॉज है। ऑलराइट, मैं इसको ऑपरेशनल पॉज लेता हूँ, बिकॉज स्ट्रेटेजिकली अगर आप चीजों को देखेंगी तो स्ट्रेटेजी रिलेट होती है आपकी पॉलिसी से, और स्ट्रेटेजी रिलेट होती है किसी भी मुल्क के इस किस्म के सिनेरियो में ऑपरेशनल स्कोप, ऑपरेशनल मिशन और ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव से। ठीक हो गया सर। तो अगर तो आप उन ऑब्जेक्टिव्स को, उस मिशन स्टेटमेंट को और उस पॉलिसी को देखती हैं तो वो तो अमेरिका जो है वो इस वक्त कंप्लीटली लूज कर चुका है। दे हैव नॉट बीन एबल टू गेन व्हाट दे वांटेड, पहली चीज। दूसरी चीज, उसके अंदर इजराइल जो है वो भी बैकफुट पे चला गया। तीसरी चीज ये है कि जो मुआहदा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सिग्नेचर में दुनिया को दिखाया था, वो मुआहदा उसने खुद ही अपने सिग्नेचर को अपने ही पांव तले रोन दिया, जिससे उसकी क्रेडिबिलिटी दुनिया में, इट स्टेज एज ए सुपर पावर, बट उसकी क्रेडिबिलिटी दुनिया में वो नहीं रही है जो गालिबन जिस जंग के शुरू होने से पहले थी। चौथी चीज, इस चीज ने आज ये साबित कर दिया है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा बमबारी शुरू की है तो ये प्रूव कर दिया है कि दुनिया यूनिपोलर हो गई, मल्टीपोलर हो गई है, यूनिपोलर नहीं रही है। और उस मल्टीपोलैरिटी में चाइना और रशिया जो है वो दरमियान में आ गए हैं। और अभी कल परसों ही चाइना के एम्बेसडर ने और रशिया के एम्बेसडर ने मिलकर एक आर्टिकल लिखा है जो अखबार में छपा है, जिन्होंने उसको पाकिस्तान की स्ट्रेंथ और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन से रिलेट किया। पांचवी चीज ये है कि जहां तक अब्राहम अकॉर्ड का मामला है और सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस अपना एटॉमिक डील या एटॉमिक रिएक्टर या वो कंप्लीट नहीं होगा। वो डोनाल्ड ट्रंप ने एक डेट फेंकने की कोशिश की है सऊदी अरब को कि आप प्लूटोनियम को एनरिच कर लें। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट विल नॉट, क्योंकि अगर वो अब्राहम अकॉर्ड से रिलेट करते हैं तो उस पे, बिकॉज पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील है और पाकिस्तान और सऊदी अरब का जहां तक ताल्लुक, ऑब्वियसली कह रहा हूं मैं, ऑन द फेस ऑफ इट, जो आप सामने देखते हैं उसके अंदर पाकिस्तान और सऊदी अरब का अब्राहम अकॉर्ड के बारे में एक ही स्टांस है
और उसके साथ साथ अभी कुवैत के साथ भी पाकिस्तान ने एक डिफेंस डील, शायद डिफेंस पैक्ट नहीं है, एक डिफेंस डील है जिसमें आपने उनके ऑफिसर्स को ट्रेन करना है। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि अब वर्सेस अमेरिका दुनिया का जो पैटर्न है और दुनिया की जो अलायंसेस है वो बदल रही है। ऐसे अब अगर गिडेन लेवी जो इजराइल के एक बहुत बड़े अखबार के चीफ एडिटर हैं रैट्स के, वो ये कहें कि इजराइल को तस्वीराती शिकस्त हो गई है और अमेरिका को जो है वो तस्वीराती शिकस्त हो गई है और ईरान स्ट्रेटेजिकली एडवांटेज पे खड़ा हुआ है। अब उससे आपने रिलेट किया, इन तमाम वॉर से आपने बड़ा कैटेगोरिकली रिलेट किया 3 स्टेट्स को। एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, बाबुल मंदब है, और स्टेट ऑफ मलाका है जो 900 किलोमीटर लॉन्ग है, और वो मलाया आइलैंड और इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड है उसके दरमियान से वो जहाज महाज गुजरते हैं। जहां तक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का ताल्लुक है, वो चूंकि 14 पॉइंट्स के डिस्कशन में आ गई है, तो अगर एमओयू से आगे आप चलते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि कोई चिड़िया बोलने चहचहाएगी या न चहचहाएगी, वो चिड़िया थोड़ी देर के लिए चहचहाएगी, फिर चूंकि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट ट्रस्टवर्दी, वो कैरेक्टरलेस आदमी है, तो वो चिड़िया को फिर अपना शिकार करके खा जाएगा और उससे आगे फिर वो वॉर की तरफ चला जाएगा। मैं कतई कलामी की मुआफी के साथ मुझे ब्रेक का काज आ रहा है, तीनों शुरा हमारे साथ हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो जरा देखिए, ये ईरान है, वाकईतन ये कोई अगर मैं इस्तेमाल करूं तो वो अब वो चिड़िया रहा ही नहीं ना। ईरान ने अपने रेजिलियंस से दिखा दिया कि भाई अब हम कुछ नहीं थे, ठीक है, हमारे पास उतनी ज़्यादा उस अंदाज से शायद ऑपरेशनल हमारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन हमने आपको जंग में पूरी दुनिया के सामने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। एक और एलिमेंट है जिस पर अभी हमने ज़रा गुफ्तगू करनी है, यमन के हवाले से ज़रा बात करते हैं, फिर लबनान के हवाले से बात करते हैं। लेकिन अगर इन तीनों पानियों पर बात की जाए तो दुनिया की तिजारत इन तीनों पानियों से हो रही है। आपने हुर्मज़ वाला मामला, जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं 14 नुकात थे, वो सारे मलिया मेट के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने और अपनी कहानी शुरू कर दी। लेकिन इंटरेस्टिंगली कहा जा रहा है कि अगर बाबुल मंदब को बंद किया गया, जिसके लिए मैं याद दिला दूं कि बहरहाल एक धमकी हौसीस की जानिब से दी गई थी कि अगर ये स्ट्राइक्स का जो सिलसिला जारी रहा तो फिर यहाँ से जहाजरानी करना मुश्किल हो जाएगा। किस तरफ आगे बढ़े ये दुनिया, इस पर डिबेट करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ज़रा गुफ्तगू हो रही है बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर, जो कि ज़ाहिर है बहुत तेज़ी से तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। मंसूर जाफ़र साहब, ये पहले ज़रा फरमाइएगा कि ये जो यमन के हौसी हैं, इनकी जानिब से ज़ाहिर है जिस वक्त तवातुर से हमले कर रहा था अमेरिका ईरान के ऊपर, तो उन्होंने ये कहा था कि यमन और बाकी सारे एरियाज़ के अंदर भी अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू की गई तो फिर बाबुल मंदब जो है यहाँ से जहाज़रानी नामुमकिन बना दी जाएगी। लेकिन मुझे ज़ाहिर है आप सबके भी इल्म में है कि कल ही मेरा ख्याल है सऊदी, कल नहीं बल्कि इनफैक्ट लास्ट वीक का जो मुलाकातें का सिलसिला शुरू हुआ है सऊदी हुकाम के साथ, और फिर ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसकी इंडोर्समेंट भी करवाई गई है। लेकिन अगर ये बिल्कुल, यानी आज हम बात कर रहे हैं और कल मेरे मुंह में खाक मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल तब्दील हो जाती है बात और स्ट्राइक शुरू हो जाती हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि ये एक और जो आपने ज़ाहिर बाबुल मंदब है, इसके हवाले से भी खदशात बढ़ जाएंगे और दुनिया को इस पर भी सोचने की ज़रूरत फिर पड़ेगी? आज आपने हुर्मज़ का सोच रहे हैं, फिर मंदब का सोचेंगे और फिर शायद कल मलाका का सोचेंगे। जी, इस वक्त अगर हम आपने जो हुर्मज़ और बाबुल मंदब को हटाकर अगर यमन के सिनेरियो को थोड़ा सा डिस्कस करें, तो आपके इल्म में है कि ये 2015 से ये कज़िया जो है आपके सामने है, बल्कि तारीखी तौर पे उससे भी ज़्यादा कदीम है, लेकिन जो लेटली इसमें आपको लेटअप देखने को मिलता है 2015 के बाद से, खासतौर पे जब एक अरब इत्तेहादी फौज बनाई गई और खासतौर पे वहाँ पे जो हुसी इस वक्त तकरीबन 70% यमन के इलाकों पर काबिज हैं और हुकूमत वहाँ चला रहे हैं, मुश्तरका कार्रवाई की जाती रही अरब जो फौज है उसके प्लेटफॉर्म से। और आपके इल्म में होगा कि पिछले 2015 से ऑनवर्ड 1.5-2 लाख अफराद जो है वो शहीद किए जा चुके हैं मुख्तलिफ इस इत्तेहादी फौज के हमलों के नतीजे में। बाद में जो अंदर तफरीक पैदा हुई उसमें यूएई निकल गया, सूडान निकल गया, मिस्र निकल गया, क्योंकि जो मुतालबा था खासतौर पे सऊदी क़यादत का वो यही था कि बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो दिए जाएं। उससे पाकिस्तान ने भी 2015 में इनकार किया और उसी तरीके से फिर दीगर मुल्कों ने भी इनकार किया। तो अब सिचुएशन ये है कि सिर्फ सऊदी अरब अपनी जो यमन के अंदर हिमायत याफ्ता हुकूमत है उसकी प्रोटेक्शन के हवाले से ही जो कार्रवाइयां हैं वो करते हैं। और इसमें जो अभी आपने जो बाबुल मंदब का जो एक कज़िया सामने आ गया है, उसकी बुनियादी वजह यही है
कि कुछ इख्तलाफात सऊदी अरब और यमन के दरमियान मौजूद थे, खासतौर पे जो माहिदात 2017 और 2022 के अंदर तय पाए गए, और उसमें एक एम्बार्गो लगाया गया था यमन पर कि वो खासतौर पे हूसियों पर कि वो अपनी पोर्ट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने एयरपोर्ट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते ताकि असले की और वो सिर्फ 1 माह के लिए माहिदा जो है वो नाफिजुल अमल था। लेकिन उस वक्त से ऑनवर्ड जो है सऊदी अरब जो है उसको एक्सटेंड करता चला है, और उसी की आड़ में अभी जो रिसेंट अटैक किए गए सना पर, और उसके बाद ये आपको सारा लेटअप, जिसके बाद हतमी इकदाम के तौर पे या एक रास्त इकदाम के तौर पे हूसियों ने बाबुल मंदब को बंद करने का ऐलान किया, और वो सिर्फ सऊदी टैंकर्स के लिए बंद करने का ऐलान किया, क्योंकि इस वक्त उनका कज़िया जो है सऊदी अरब, बाकी किसी मुल्क के हवाले से न तो उन्होंने कार्रवाई की, ना उनके ऐलान के अंदर ये शामिल है। अगरचे पाकिस्तान क्योंकि सऊदी अरब के साथ एक मायदे के अंदर मौजूद है, तो पाकिस्तान ने उस खदशे को भांपते हुए अपना एक मौक़िफ़ जो है वो पेश कर दिया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त यकीनन अपना वो 2015 वाला मौक़िफ़ रिवाइव करना होगा, जिसमें उन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी को बरकरार रखा और इस कज़िये के अंदर खुद को उलझाने से गुरेज किया है। क्योंकि इस वक्त अगर पाकिस्तान उस माहिदे की यानी कवर में या उसको इम्प्लीमेंट करते हुए अगर इस कज़िये के अंदर आएगा, तो पाकिस्तान का अपना जो रोल है इस वक्त बतौर सालिस वो बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज होगा, और ये सारे का सारा डायलॉग का जो मरहला है वो डाउन द ड्रेन चला जाएगा। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि अपनी उस न्यूट्रलिटी को बरकरार रखा जाए। यकीनन उस दिफाई माहिदे के तहत भी पाकिस्तान इस हद तक तो पाबंद है कि अगर हरमैन शरीफैन पर कोई हमला होता है या कोई गजन पहुंचता है तो पाकिस्तान उसके हवाले से दिफा करेगा, लेकिन पाकिस्तान सऊदी अरब के किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ ऑफेंसिव कार्रवाई में कभी भी शिरकत नहीं कर सकता। उस माहिदे में भी ये बात तहरीर है, सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के हवाले से पाकिस्तानी कार्रवाई करने का बारीकियां हैं। मजाल मंसूर है। साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, और बड़ी चीजें हैं। लेकिन मुझे फैज साहब और ब्रिगेड साहब एक ब्रेक का कहा जा रहा है, माजरत के साथ ब्रेक में ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो मैं आप दोनों से ही गुफ्तगू करूंगी और जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक की जो ये मामलात बैठे हैं, क्या इससे कोई खित्ते को और दुनिया को मजीद जंगों का खतरा है या नहीं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, और ज़ाहिर गुफ्तगू हो रही है बैनुल-अक़वामी मंज़रनामे पर। फैज़ साहब, ये बात जो मंसूर साहब कह रहे हैं कि ज़ाहिर मुआहदे और मुज़ाकरात ये तो एक अलग डिबेट है, लेकिन आपने जैसे अपनी गुफ्तगू में खुद भी कहा कि इस वक्त बाबुल मंदब और फिर ज़ाहिर है अबनाए मुलाक़ा के हवाले से भी लोग अपने खदशात का इजहार सोशल मीडिया पर बहरहाल कर रहे हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि आपने हुर्मुज़ जैसा एक सेंसिटिव जो पूरा पैसेज था उतना ही ज़्यादा सेंसिटिविटी रखता है बाबुल मंदब, और उसके लिए कंसर्न होने की ज़रूरत है, या आप समझते हैं ये बहुत फ्यूचरिस्टिक बात हो जाएगी अगर हम आज उसके लिए कंसर्न शो करें? जी देखिए, इसका बाबुल मंदब का मसला ये है कि यहाँ पे तकरीबन 11-12% कहा जाता है कि दुनिया की जो एनर्जी सप्लाईज गुजरती हैं, लेकिन सऊदी अरब का इस स्ट्रेट पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। तो अगर दोनों को आप कंबाइन कर देंगे तो ज़ाहिर है, यू आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी सप्लाईज। तो ये दोनों मिलाकर बहुत बड़ा एक आपका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, और इसमें कोई शक नहीं कि पूरी कोशिश तो यही होनी चाहिए कि ये जो है एक तवातुर के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर एक नेविगेशन के लिए अवेलेबल रहे पूरी दुनिया के लिए। लेकिन बाबुल मंदब पर जो सिर्फ सऊदी अरब पर जो कतगन लगाई गई है हूथियों की तरफ से, वो ज़्यादा इसलिए भी ख़तरनाक है कि सबसे बड़ा इस वक्त जो उसका इस्तेमाल करने वाला मुल्क है वो सऊदी अरब है। वहाँ से ज़्यादातर उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं गुजरती हैं। देखिए, जो पाकिस्तान का मंसूर साहब ने बात बहुत अच्छी की कि पाकिस्तान को न्यूट्रलिटी अपनी मेंटेन रखना चाहिए, लेकिन ये एक बड़ी आइडियल सिचुएशन है। हम सब ये बातें कर भी सकते हैं कि क्या इस वक्त माहिदा चल रहा है, नेगोशिएशंस चल रही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज इस वक्त जो है उससे कहीं ज्यादा हार्श, ज्यादा सख्त है। मैं नहीं समझता कि हम इस वक्त किसी भी तरह से किसी एक माहिदे की तरफ, किसी एक पुरसुकून एक सेटलमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इतनी ज्यादा इसमें चीजें ऐड हो चुकी हैं। अब अभी देखिए, अभी एक नई बात सामने आई है कि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान का भी कोई एक माहिदा तश्कील होने जा रहा है। कुवैत का मैंने इससे पहले जिक्र किया। तो पाकिस्तान की जो न्यूट्रलिटी है, देखिए न्यूट्रलिटी इटसेल्फ इज नॉट अ गोल,
ये नहीं है कि पाकिस्तान चूंकि एक स्विट्जरलैंड जैसा एक मुल्क है, किसी चार्टर के तहत, किसी आइन के तहत, तो वो वैसे ही हमेशा हर हालत में अपना एक वो अपनी हैसियत बरकरार रखेगा। तो न्यूट्रलिटी को ये कहना कि वो चूंकि एक उसकी अपना फायदा है, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान ने जो चोटी अचीव की, देखिए 14 पॉइंट्स का जो माहिदा हुआ इस्लामाबाद MOU, माहिदा जी तो सर। नहीं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, और वो उसको पूरी दुनिया ने ये कहा कि उसके ज्यादातर पॉइंट्स, बल्कि पूरा जो एक मेमोरेंडम था वो प्रो ईरान था, ईरान को ज्यादा कंसेशंस दिए गए थे। पाकिस्तान ने वो चोटी अचीव की डिस्पाइट तमाम मामलात के, और अब उसके बाद मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को अपनी हर चीज अपना हर लेवल पे साबित करने की जरूरत है। पाकिस्तान के अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो सऊदी अरब के साथ जो माहिदा हुआ है उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, और पाकिस्तान ने उस पर एक बाकायदा पोजीशन ली है। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि अगर हुतियों ने कोई हमला किया और ऐसा इसको आगे बढ़ाया तो हम फोर्स इस्तेमाल करेंगे, कोट एंड कोट। तो क्या उससे बराह रास्त ईरान के साथ जो न्यूट्रलिटी है वो असरअंदाज होगी? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ईरान को भी उस मामले में समझना चाहिए कि पाकिस्तान के अपने कुछ दाखिली मसाइल हैं, कुछ अपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, और पाकिस्तान ने ये बातें वाज़ेह की हैं। देखिए, कई बातें लीक होके भी सामने आई हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से ईरानी क़यादत को समझाने की कोशिश की है कि इसको उसी हद तक रखा जाए और उसको आगे ना बढ़ाया जाए। उसका कुछ असर भी आपने देखा कि सऊदी अरब पर हमले नहीं किए ईरान ने। लेकिन ईरान अगर अपनी प्रॉक्सी को, यानी हूतियों को अगर इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब को और सऊदी अरब की इकोनॉमी को अगर ट्रिपल करने की कोशिश करेगा, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के लिए न्यूट्रलिटी को बरकरार रखना बहुत अरसे के लिए जारी। सच एन इम्पोर्टेंट एंड की पॉइंट्स। वेल ब्रिगेडियर साहब, इन्हीं चीज़ों को मैं क्वेश्चन करना चाह रही थी कि ज़ाहिर न्यूट्रलिटी एक हद तक तो ज़ाहिर आपके लिए बहुत उसकी अहमियत होती है और आप दुनिया उसको ज़ाहिर प्लीज़ भी कर रही होती है, लेकिन फिर उस कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ हो भी जाती है बहालत मजबूरी, जिन चीज़ों की तरफ फैज साहब ने इशारा किया है। क्या इस वक्त ईरान, जाहिर है हमने देख लिया, हम बारहा कह रहे हैं कि अपने रेजिलियंस के थ्रू उसने बहुत सारी चीज़ों को सस्टेन किया चीज़ों के अंदर, लेकिन फिर वो जो तमाम मज़ाहमती तहरीकें हैं जो दुनिया भर में इस वक्त जिनको सपोर्ट करता है ईरान, चाहे उसमें हमास हो, चाहे उसमें हिजबुल्लाह हो, चाहे उसमें हौसी मलेशिया हो या दीगर और हो, आप ये फरमाइएगा क्या इनसे दस्तबरदारी के मामले पर ईरान को आमादा, लफ्ज़ आसान है शायद कहना, लेकिन किया जा सकेगा? और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आप समझते हैं कि जो बहुत सारे MOUs मुख्तलिफ ममालिक के माबैन, पाकिस्तान जिसमें खास करके इम्पोर्टेंट गारंटर के तौर पर है, वो फिर जाहिर है फिर इन एक्शंस में बदल जाएगा, कहीं ना कहीं वो ऑपरेशनल हो जाएगा? ना, इसको दो एस्पेक्ट्स में देखने की जरूरत है। प्लीज। इसकी दो डायमेंशन है जो आप बहुत सी का जो जिक्र कर रही हैं। यस सर। और इसको जियो मिलिटरी पोजीशन जो है, एक होती है जियो पॉलिटिकल तो है, लेकिन ये जियो मिलिट्री भी बन गई है, पॉलिटिको मिलिट्री भी बन गई है। तो उस दोनों एस्पेक्ट में आप इसको बैलेंस करेंगी तो फिर आपको इसका जवाब हम मेरा ख्याल बेहतर तरीके से निकाल सकेंगे। और उसका मसला ये है कि जहां तक आपने देखा कि हौतीस का जो मसला आप बाबुल मंदब पे बयान कर रही हैं, हौतीस ने इससे पहले भी इजराइल के लिए बाबुल मंदब को ब्लॉक किया था, और वो कहते थे कि कोई भी इजरायली जहाज जो है वो नहीं गुजरेगा, इवन अगर उसमें इजरायली क्रू भी होगा तो हम उसको उतार लेंगे। और उन्होंने बहुत सारे जहाजों को टारगेट किया, बिल्कुल ठीक, और वो चलता रहा। अभी इस वक्त जो कुछ हुआ है उसमें ईरान की तरफ से ये आया कि उन्होंने हौथियों को कहा है कि अगर अमेरिका आगे जाता है तो आप बाबुल मंदब को ब्लॉक कर दें। और रिपोर्टेडली मुबैना तौर पे एक IRGC के कोई लोग जो है वो गए भी वहां पे हूथीज को एडवाइस करने के लिए कि आपने करना किस तरह। और ये भी है कि एक हूथीज का एक डेलीगेशन गया था जो आयतुल्लाह खamenei साहब के जनाजे में गया था, वापस आ रहा था तो एयरपोर्ट पे फायर भी हुआ। जो यमन सऊदीज ने नहीं किया, यमनी हुकूमत ने किया, बिकॉज यमन दो हिस्सों में डिवाइडेड है, नॉर्थ यमन एंड साउथ यमन। और STC जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इसराइल जिसको इसराइल और UAE दोनों उसको हथियार भी देते, सपोर्ट करते। प्रेसिडेंशियल काउंसिल है जिसको सऊदी अरब सपोर्ट करता है। अब जहां तक सऊदी अरब हौथीज की लड़ाई का ताल्लुक है तो वो उनकी लड़ाई पहले भी होती रही है। और दूसरी बात यह है कि ये लड़ाई जितनी है ये फिजिकल ग्राउंड फोर्सेस की लड़ाई नहीं होगी, ये बटन की लड़ाई है। एक मिसाइल उन्होंने मारना है, एक मिसाइल सऊदी अरब ने मारना है। अब इसमें
सऊदी अरब के पास अपने जो मिसाइल की इन्वेंट्री है वो बहुत बड़ी है और उनके पास अमेरिकन और हर किस्म के मिसाइल भी मौजूद हैं। उनके पास अमेरिकन F-35 और बाकी तैयारे भी मौजूद हैं। तो अगर तो कोई कार्रवाई होनी है सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि उसके अंदर जो सऊदी अरब का आर्सेनल है पहले वो इस्तेमाल होगा और उसके बाद फिर आप जाएंगे कि पाकिस्तान उसके अंदर अगर इन्वॉल्व हुआ तो एडवाइजरी कैपेसिटी में, इंटेलिजेंस कैपेसिटी में आपको सऊदी अरब के साथ खड़ा होना पड़ जाएगा क्योंकि वहां पे पाकिस्तान का एक स्क्वाड्रन जो है वो भी डिप्लॉयड है। लेकिन ये याद रखिएगा पहले सऊदी एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होंगे इफ दिस सिचुएशन अराइजेस हो। पहले सऊदी बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल होंगे इफ दिस सिचुएशन अराइजेस हो। अब पाकिस्तान को दो टेंजेंट पे काम करना है। एक तो हमें ईरान को ये रियलाइज कराना है कि जी हमने जो आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया था उसमें हम वी वर द लीडिंग नेगोशिएटर और हमने आपसे भी बात की और अमेरिकन से भी बात की। इसलिए अब ईरान को एडवाइस करना है हौतीस को कि वो जो पहले जो उनकी जो पॉलिसी थी उसको अडॉप्ट करें, इजराइल को रोके और सऊदी अरब के साथ जो है उसके ऊपर किसी लाइनर पे या किसी चीज पे हमला करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी हाँ जी आप बात मुकम्मल कर लें ब्रिगेडियर साहब, बात मुकम्मल कर लें। दैट्स नॉट फेयर, प्लीज बात मुकम्मल करें ब्रिगेडियर साहब। तो इजराइल का वो एजेंडा पूरा होगा जो वो ग्रेटर इजराइल के तौर पे लेके आगे चल रहा है। तो ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक पोजीशन आ जाती है, इसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल पोजीशन आ जाती है और मिलिटरीली आपकी सऊदी अरब के साथ अगेंस्ट दी होगी एक एडवाइजरी कैपेसिटी जो है वो इमर्ज होती है, उसमें आप इन्वॉल्व होंगे। लेकिन एज ए फर्स्ट लाइन रिस्पॉन्स जो है वो सऊदी अरब बजाते खुद एज ए फर्स्ट लाइन रिस्पॉन्स जो है उसको देगा। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, आपका बेहद शुक्रिया। फैज रहमान साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मंसूर जाफर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया कि प्रोग्राम में आपने मुआवनत की हमारे साथ और ज़ाहिर है हम तक वो बेहतर तज्जिया पहुँचाया जो हम चाहते हैं कि दुनिया को भी बैनुल-अक़वामी जो इस वक्त सियासत हो रही है वो और फिर जो जंगों के ख़तरात के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस हैं उसको समझने में आसानी हो। प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सना आज में को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।